Hello students, this is your master teacher Shivangi Mishra, your Shivi ma'am, और in this video we are going to cover this topic data handling. इसका रिवीजन करेंगे बट एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेड 5 एंड 6 दोनों, मतलब ये वीडियो आप दोनों ग्रेड्स के लिए, चाहे आप ग्रेड 5 में हो या ग्रेड 6 में हो, आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपके फाइनल एग्जाम्स में आ रहा होगा. ठीक है, तो किसी भी ग्रेड में हो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपको मैथ्स लाइफ लॉन्ग पढ़ना है, हमेशा जिंदगी भर मैथ्स पढ़ना है, तो ये टॉपिक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा. ठीक है, मतलब अब ये टॉपिक आपके ग्रेड 10 तक रहने वाला है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा बेसिक्स क्लियर रखें. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, लेट्स सी. टैबुलर डेटा क्या होता है, बार ग्राफ्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, टेली मार्क्स का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे. बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है. अच्छे से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप मेरे साथ में क्वेश्चंस करो. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले वी हैव टू सी, हमें ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, राइट, समझना पड़ेगा कि हम डेटा बोलते हैं तो क्या है इसका मतलब. ये वो वाला डेटा है क्या जो हम अपने फोन में चेक करते हैं while seeing the reels and all, while watching the reels and all, कि डेटा है या नहीं है, डेटा खत्म हो गया है कि नहीं है, वो वाला डेटा है क्या? नहीं, ये वो वाला डेटा नहीं है. दिस डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, नेम्स, फिगर्स, इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स. जब आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके ग्रेड 6 में, चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि ग्रेड 6 सेक्शन ए में बच्चों की हाइट क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर, तो हम सबके हाइट को मेजर करेंगे और सबके हाइट को लिखेंगे, राइट. अब हम ये जो लिख रहे हैं कि स्टूडेंट ए का हाइट इतना है, स्टूडेंट बी का हाइट इतना है, स्टूडेंट सी का हाइट इतना है, यही डेटा है, इसी को डेटा बोलेंगे, राइट. अब चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. आप सभी ने क्रिकेट मैच देखा होगा, जैसे क्रिकेट पसंद है या किसी भी तरीके का मैच देखा होगा, चाहे वो फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, वहां पे हम रन्स भी लिखते हैं, स्कोर्स भी लिखते हैं, राइट. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डेटा, वो भी एक डेटा है. आपने बहुत बार न्यूज चैनल में, जब हमारा T20 होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो आपने नोटिस किया न्यूज चैनल में वो ऐसे बोलते MS धोनी ने इतना स्कोर किया, राइट, विराट कोहली ने इतना स्कोर किया. तो ये सारी चीजें क्या है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल रही है? तो डेटा से मिल रही है. हम डेटा बनाते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि किस क्रिकेटर ने कितना स्कोर किया, राइट. तो डेटा हमें हेल्प करता है टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट. अब इस इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है. इट जस्ट नॉट अबाउट द स्कोर एंड द रन्स. कुछ भी, हाइट के बारे में, वेट के बारे में, लोगों के पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में, यू कैन मेक द डेटा. आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी. चलो, तो डेटा का आपको डेफिनेशन तो क्लियर है. अब हम समझते हैं कि रॉ डेटा क्या है. अभी देखो, रॉ डेटा का मतलब क्या है. अब मैंने आपको बोला हाइट के बारे में, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ हाइट, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, सबका हाइट इतना 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 है. अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा समझ ले कि हमारा जो स्टूडेंट ए है, ठीक है, उसका हाइट है 160 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जो स्टूडेंट बी आया, मान लो उसका हाइट है 155 सेंटीमीटर. अब जो स्टूडेंट सी आया, उसका हाइट है 140 सेंटीमीटर. अब जो स्टूडेंट डी आया, उसका हाइट है 160 सेंटीमीटर. एंड नाउ अगर आप देखो तो नंबर्स तो एक रैंडम मैनर में अरेंज्ड है. हो सकता है कि ये 160 सेंटीमीटर बहुत बार रिपीट हो जाए. ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसके बाद जो हाइट हो वो 165 सेंटीमीटर हो, 170 सेंटीमीटर, डिपेंड्स, इट इज जस्ट द एग्जाम्पल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम इन नंबर्स को ऐसे रॉ फॉर्म में देखेंगे तो काफी पजल्ड हो जाएंगे. हमें अगर ये पता करना हो कि क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका हाइट 160 सेंटीमीटर के इक्वल है, या कितने बच्चे हैं जिनका हाइट लेस देन 160 सेंटीमीटर है,
उस टाइम पे हमें ये रॉ डेटा हेल्प नहीं करेगा बिकॉज इट इज वेरी पजल्ड, राइट। तो ये क्या होता है, बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, बिना किसी, विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, जब आप किसी भी डेटा को अरेंज करोगे तो बच्चों वो बन जाता है रॉ डेटा, उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। जस्ट चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सभी के स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होता है, राइट। अब ऐसा मान लेते हैं कि एक टीचर है, ठीक है, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं शिवी मैम, मैं खुद को ले लेती हूँ, ठीक है। तो शिवी मैम ने यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट किया है और वो डेटा किस पे बेस्ड है, बच्चों के मार्क्स पे बेस्ड है इन एनी पीरियोडिक टेस्ट, किसी भी पीरियोडिक टेस्ट का मार्क्स है, ठीक है। अभी देखो, पहले मैंने देखा कि एक बच्चे ने 15 स्कोर किया, देन 10, फिर 20, फिर 15, फिर 15, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 25, 20, 20, 20, ओ माय गॉड, मैं तो थक गई बोलते बोलते। तो ये देखो, अब ये कितने रैंडम मैनर में, 15 पे स्टार्ट हुआ, बीच में 10 आया, 20 आया, फिर इधर 20, 20, 20 साथ में लिखा है, इधर बीच में 25, 25 लिखा है। दिस इज रॉ डेटा। अब ये रॉ डेटा है, अब इससे हमें पता नहीं चल रही, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें इससे फाइंड करनी हो तो फाइंड तो कर सकते, बट हमें लॉन्ग कट लेना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कितने बच्चे हैं जिन्होंने 20 स्कोर किया है, ठीक है। अब ये क्या है, अनग्रुप्ड फॉर्म में, तो अब पहले आप काउंट करोगे कहाँ कहाँ पे 20 है, उसे क्रॉस करोगे, राइट, एंड देन यू विल से कि मैम दीज मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 20 मार्क्स। देखो ऐसे भी करना कोई गलत बात नहीं है, बट ये अभी अनग्रुप्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे, ठीक है। और वो प्रॉपर मैनर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। हमने टेबल में इसे अरेंज कर दिया है, लेट मी शो यू कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, लोकेट हो, अभी हमारे पास रॉ डेटा है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इट इज अप टू यू। चलो अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो पहले 10 लिखूंगी, फिर मुझे उसके बाद 15 लिखना होगा। और कितनी बार 15 है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 4 टाइम्स 15 लिख दूंगी। अब सी व्हाट व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसे क्रॉस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपको कभी कोई बड़ा सा डेटा मिल गया ना तो फिर आप नंबर के साथ कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई विल सजेस्ट यू, आप जिस भी नंबर को लिख दो उसे क्रॉस करते जाओ, उसे ऐसे कट करते जाओ, ठीक है, स्ट्रोक बनाते जाओ। अब यहाँ पे देखो 21 2 3 4 5 6, 6 टाइम 20 है, तो हमने 20 को 6 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। अब 25 इज लेफ्ट ओनली, ठीक है, 10 तो हमने पहले ही लिख दिया था, कितने टाइम्स 25 है, 1 2 3, अब 3 टाइम्स हमने 25 भी लिख दिया है, ठीक है। तो अभी देखो, अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल, इट इज नॉट दैट टफ। अब जितने बार आप देख रहे हो, जितने बार ये मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 10 केवल सिंगल टाइम आ रहा है, 15 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, 20 यहाँ पे 6 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारा मार्क्स है, तो हमने हमारे टेबल को टाइटल दे दिया है अभी, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम मार्क्स लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 15 20 25। अब हम लिख देंगे कि 10 हमें कितने टाइम्स दिख रहा था, मतलब 10 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1, 15 की क्या थी, 6, 20 15 की 6 नहीं थी, 15 का आई गेस 4 ही था, राइट, यस 4 टाइम्स ही 15 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 1, यहाँ पे लिख दिया है 4, 20 was 6 times and 25 was only 3 times, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से अपने डेटा को अरेंज करोगे, अब अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग 20 मार्क्स, then you will say ma'am there are 6 students who are getting 20 marks. If I will ask you how many students are getting less than 25 marks, तब आप क्या बोलोगे,
तब आप इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे एंड बोलोगे देयर आर 11 स्टूडेंट्स इन द क्लास दोज हु आर गेटिंग लेस देन 25, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु इज गेटिंग मोर देन 15 मार्क्स, देन यू विल से देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर गेटिंग मोर देन 15 मार्क्स, राइट। सो देखा आपने, फटाफट ऐसे 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 हमने आंसर दिया जब हमारे पास इस फॉर्म में डेटा था, राइट। तो इस फॉर्म में जब भी कोई डेटा हो तो उसे हम बोल देंगे टैबुलर डेटा, ठीक है। तो हमने प्रॉपर वे में डेटा को अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज लिटिल डिफिकल्ट, वी कैन से इट्स लिटिल इनकन्वीनियंट। कर तो सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हम डेटा को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर दें, प्रॉपरली हम डेटा को अरेंज कर दें, कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो नहीं होगी। प्रॉपरली अरेंज कर दो डेटा को एंड यू कैन देन जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल में जब जो अटेंडेंस वाली रजिस्टर्ड होती है, राइट, रजिस्टर होती है ना अटेंडेंस वाली, उसमें अल्फाबेटिकल फॉर्म में क्यों लिखा जाता है आपके नेम्स को? वो भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट ही होता है, राइट, ठीक है। अगर कभी किसी टीचर को किसी स्टूडेंट का नेम फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है कि क्लास में, ठीक है, रोहन का रोल नंबर कितना है, अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं केवल आर लेटर को देखूंगी ना। अगर रजिस्टर में हम अल्फाबेटिकली नेम्स को अरेंज नहीं करेंगे तब तो टीचर को सारे नेम्स को देखना पड़ेगा। बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को ढूंढना है, जैसे रोहन का नेम स्टार्ट होता है आर से, so I will only see the R letter and then I can identify, I can see कि रोल नंबर रोहन का कितना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सारी चीजें हर जगह पे मैथ्स है। देखा आपने, अटेंडेंस लेने के लिए भी टीचर्स आर यूजिंग डेटा हैंडलिंग। अब वो चाहे मैथ्स के टीचर हो या ना हो, बट वो डेटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को तो यूज कर रहे हैं। सो मैथ्स इज फन, राइट। आई होप ये सबको क्लियर है, राइट। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों किसी में भी अरेंज करना कोई मैटर नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इट इज ऑलवेज प्रेफर टू अरेंज द रॉ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर क्वेश्चन में लिखा हो देन यू कैन अरेंज, बट आप कोशिश ये करना कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है, आपको अरेंज करना है डेटा। सो John wants to know about the marks obtained by 30 students in math paper. For this, he asked the students about the obtained marks and note the marks obtained by them which are as. अब यहाँ पे देख लो, रीड कर लो आप खुद से क्वेश्चन और इधर नंबर्स को देख लो। जॉन ने अपने क्लास में ना सर्वे बैठा दिया, ठीक है। नाउ ही इज स्कैर्ड, ये देख रहा है कि किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है, मेरे से ज्यादा आए कि मेरे से कम आए। तो जॉन ने सबसे सबके मार्क्स पूछे। अब उसने नोटबुक में कुछ इस तरीके से लिख दिया, बिकॉज जब हम पूछ रहे हैं तब तो प्रॉपर वे में कैसे अरेंज करें। तो उसने ये सोचा कि अभी ऐसे लिख देते हैं। तो पहले बच्चे ने बोला कि मेरा मार्क्स 40 आया, दूसरे ने बोला मेरा मार्क्स 45 आया, तीसरे ने बोला 60, 65, फिर 45 एक बच्चे ने बोल दिया, फिर 50 बोल दिया, फिर 64। अब ये देखो जम्बल्ड, राइट, पूरे तरीके से पजल्ड है ये। अब हम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें कि 60 मार्क्स के कितने बच्चे होंगे या 65 मार्क्स के कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चों का मार्क्स 70 से लेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे अरेंज कर देंगे। देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मैंने किस में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में, बट मैंने लिखा भी है इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बट असेंडिंग ऑर्डर इज मोर प्रेफर्ड, राइट। ज्यादा लोग प्रेफर्ड करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना। तो हमने कर दिया है। अब जब हमने इस तरीके से अरेंज किया ना अपने रॉ डेटा को, तभी ये हमारे लिए सिंपल बन गया। अब यहीं से हम बता सकते हैं कि देयर आर 3 स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग 40 मार्क्स, देयर आर 4 स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग 45 मार्क्स, देयर आर 2 स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग 50 मार्क्स, देयर आर 3 स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग 72, उसके बाद 64 वाले भी 3 स्टूडेंट्स है। तो सारी चीजें कितनी क्लियर है,
ठीक है, बट स्टिल इट्स वेरी लॉन्ग, डोंट यू थिंक इट्स वेरी लॉन्ग, इतना ज्यादा जगह ले रहा है। अब हम डिस्टिंक्ट नंबर्स को लिखेंगे, जैसे 40 को लिखा, 45 को लिखा, 50 को लिखा, 54 को लिखा। अगर कोई नंबर एक ही बार है तो उसे भी आप नोट डाउन करोगे, बट अगर जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 43 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वी आर राइटिंग इट वन टाइम, हम केवल इसे अभी एक बार लिख रहे हैं। सो वी आर राइटिंग द डिस्टिंक्ट नंबर, हम अभी डिस्टिंक्ट नंबर को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब इस डेटा को हम टेबल में रख देंगे, इसके लिए एक प्रॉपर टेबल बना देंगे, ठीक है। हियर वी गो, हियर इज द टेबल। तो यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया। क्या हम इसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज अगर 43 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर गेटिंग 40 मार्क्स, राइट। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं 65 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास दोज हु आर गेटिंग 65 मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने हमारे डेटा को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया। आई होप ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आप सभी को क्लियर है। जितने बार ये पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो, ये हमने डेटा बना लिया, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को शो करने का कोई और तरीका है कि नहीं है? जैसे हमने ये फ्रीक्वेंसी 3 लिखा है, दैट्स करेक्ट, हमें पता है कि 43 टाइम्स रिपीट हो रहा था हमारे डेटा में, बट हम इसी 3 को टेली मार्क्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टेली मार्क्स क्या है? तो आपने कभी भी अपने डेटा में कुछ इस तरीके से, कभी भी अगर टेक्स्ट बुक में ही एग्जाम्पल्स में देखा होगा तो ऐसे लाइन्स आपने देखे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अ लाइन, आई होप सबने देखा होगा। ऐसे लाइन्स बने होते हैं, कहीं पे ऐसे बने होते हैं, कहीं पे ये ऐसे बने होते हैं, कहीं पे ये स्लैंटिंग लाइन के बाद भी 2 लाइन्स होते हैं। तो इनका मतलब क्या है, इनका मोटिव क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके के जो लाइन्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं टेली मार्क्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स। इन अदर वर्ड्स इसे हैश मार्क्स भी बोला जाता है। सो बोथ आर द सेम थिंग, ऐसा मत समझना कि ये दोनों अलग अलग चीजें। टेली मार्क्स बोलो, हैश मार्क बोलो, बोथ आर द सेम थिंग, बट मोस्टली टेली मार्क्स इस पर्टिकुलर वर्ड को हम यूज करते हैं। अब इसे हम कैसे शो करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, अब हम यहाँ पे ना टेली मार्क्स शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा टेली मार्क्स शो कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट बट आई होप यू ऑल कैन मैनेज। 40 है, राइट। अभी चलो हम इसे रेड से शो करते हैं सो दैट यू कैन सी इट। 40 है, ये 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन्स बना दी। कितना सिंपल है, नहीं? ये 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लाइन्स बना दी, ठीक है। 2 है तो मैंने 2 लाइन्स बनाई, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे 6 है। अब 6 के लिए हम क्या करेंगे? क्या हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे? क्या हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे? सो द आंसर इज नो। हम यहाँ पे 6 मार्क्स नहीं, 6 लाइन्स नहीं ड्रॉ करेंगे। हमें ड्रॉ तो करनी है 4 लाइन। 4 से मैक्सिमम कंजिक्यूटिव लाइन्स आप नहीं ड्रॉ करोगे, बट जो 5th वाला लाइन होगा वो ऐसे स्लैंटिंग लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया? लेट मी रिपीट इट। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये यहां पे एक आ गया 6, तो ये हो गए 6, ठीक है। समझ आ रहा है? 4 is the maximum consecutive line those who that you can draw here. 4 से ज्यादा है तो वो स्लैंटिंग में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं कि हमें 9, हमारी फ्रीक्वेंसी 9 है, ठीक है। अब 9 के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये 5 हुआ, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। अगर 10 होता, अगर 10 होता तो वो इधर जाता। तो 4 से ज्यादा आप ड्रॉ नहीं करते हो। 5th वाला जो भी 5th लाइन होगा, एवरी 5th लाइन विल गो एज अ स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया बच्चों 4, ये भी हो, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है। कितना सिंपल है सब कुछ डेटा हैंडलिंग में, राइट। तो ये हमने टेली मार्क्स भी ड्रॉ कर दिया हमारे डेटा के लिए। सो नाउ आवर डेटा विल लुक लाइक दिस। अब कुछ इस तरीके से हमारा डेटा दिख रहा है। सो नाउ इट इज मोर डिफाइंड, राइट। अब ये और डिफाइंड मैनर में हमें दिख रहा है।
तो हमें सिर्फ इतना करना है, दिस मच ओनली वी हैव टू डू। या तो हमें डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना होगा, ठीक है, टैली मार्क्स बनाना होगा, या फिर डेटा प्रॉपरली अरेंज मैनर में गिवन होगा और हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। यही दो टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। डेटा बनाना, अरेंज करना, यू हैव ऑलरेडी लर्न। उसके क्वेश्चंस को, आंसर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी हम सीख लेंगे, ऑल्दो मैंने बीच बीच में आपको एग्जाम्पल दिया ही है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सो हियर इज द क्वेश्चन, अरेंज द रॉ डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 children in the locality contributed some amount of money, that is rupees 10, 15, 10, 20, 30, 20, 10, 15, 30, 10. It is taking time, right? चलो, अब हमें बताना है how many children contributed rupees 30. Now tell me one thing, can you make a proper data for this? आप डेटा बना सकते हो इसके लिए? बना सकते हैं मैम, हम लिख देंगे द अमाउंट ऑफ मनी एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, हेडिंग्स बना ली। अब फिर अमाउंट ऑफ मनी को 10, 15 डिस्टिंक्ट नंबर लिखना है, सो 10, 15, 20, 30 लिख दिया, और जितने बच्चों ने जितना कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये जितने बार रिपीट हो रहा है उसे लिखते जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप इस तरीके से डेटा तो बना लोगे, राइट? इफ यू वॉन्ट आप इसे अरेंज कर दो पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे चाहो वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, वैसे बच्चों यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ मनी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो अभी देखते हैं 10 रुपीज कितने बच्चों ने दिए हैं। 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 चिल्ड्रन जिन्होंने 10 रुपीज दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ओके। अभी 15 पे चलते हैं, तो 15 कितने बच्चों ने दिए हैं भाई? 1 and 2, दो बच्चों ने केवल 15 रुपीज दिए हैं, उसे भी लिख लेते हैं। एंड देन आ जाते हैं 20 पे, तो 1, 2, 20 रुपीज भी दो बच्चों ने दिए हैं, एंड एज आई कैन सी हियर 30 रुपीज भी दो ही बच्चों ने दिए हैं, ठीक है। 30 रुपीज भी दो ही बच्चों ने दिए हैं, 20 रुपीज भी, 15 रुपीज भी, ठीक है। अब हमें यहां से आंसर क्या करना है, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 30? सो देयर आर 2 चिल्ड्रन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 30, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 30 रुपीज? अभी 30 से लेस क्या क्या है, देखो 10, 15 एंड 20 हमने प्रॉपरली फॉर्म कर लिया अपना डेटा, तो हम लिखेंगे देयर आर 8 चिल्ड्रन जिन्होंने 30 रुपीज से भी कम दिए हैं। एंड देन हाउ मेनी चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 15? सो देयर आर 4 चिल्ड्रन जिन्होंने 15 से ज्यादा पैसे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें कवर हुई, हमने डेटा को भी बनाया, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में, और हमने इन सारे क्वेश्चन को आंसर भी किया। तो ऐसे कंबाइन होके भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आपके ये दोनों इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, सो वो एटलीस्ट 4 मार्क्स के तो होंगे, उससे कम के तो नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा डेटा भी हमने बनाया है और क्वेश्चंस का आंसर भी हमने दे दिया है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड और दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 15 कंसेक्यूटिव मैचेस इज गिवन बिलो। 15 कंसेक्यूटिव मैचेस में, see, I don't have much knowledge about cricket because I don't play cricket, but you all are having the knowledge, right? I hope जिनको क्रिकेट पसंद है उन्हें तो पता होगा विकेट, बॉल्स, रन्स, इन सब के बारे में, ठीक है। मुझे नहीं पता है, ओके। सो चलो देखते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स दिए हैं, ठीक है, एक बॉलर के थ्रू 15 अलग अलग कंसेक्यूटिव 15 कंसेक्यूटिव मैचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 3 है, 0 है, 5 है, 6 है, 2 है, इट्स रॉ डेटा। हम इसे पहले अरेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखो स्पेसिफिकली मेंशन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो बाबा। अब ये मेंशन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बिगर नंबर वी शुड राइट फर्स्ट। तो पहले हमने लिख दिया 8, ठीक है। उसके बाद क्या है? 8 कितने टाइम से यहाँ पे? तो 8 तो शायद यहाँ पे सिंगल टाइम है, राइट। अब आ जाते हैं 6 पे, तो 6 कितने बार है? 1, 2, 2 बार है, ठीक है। 5 कितने बार है? 1 टाइम है। 4 कितने टाइम से? 1, 2, 3,
1 2 3, ठीक है। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3, 3 भी यहाँ पे 3 टाइम्स है। चलो उसके बाद 2 कितने टाइम्स है? तो 1 और 2, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है। वेरी गुड। अब यहाँ पे 0 और 1 पे आ जाते हैं, तो 1 मुझे एक ही बार दिख रहा है और 0 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, राइट। तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब इसे हम प्रॉपर टेबल में भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखो ये जो मैं ऐसे स्ट्रोक्स बना रही थी, राइट, ये आप पेन से नहीं करोगे। मैथ्स के पेपर में हमेशा अपने साथ एक पेंसिल भी रखनी होती है, सिर्फ एक पेंसिल ही नहीं, पेंसिल, इरेजर। आप पूरी ज्योमेट्री बॉक्स उठा के जाना भूलना मत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलो ये जो कट्टम कुट है ना, ये हम पेंसिल से ही करते हैं। डू नॉट यूज द पेन। अपनी क्वेश्चन पेपर को गंदा मत करना, ओके। चलो तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब इसके लिए हम टैबुलर डेटा बना देते हैं। तो हियर इज द टैबुलर डेटा। अब तो ये बहुत ही सिंपल है ना, यू कैन राइट कि नंबर ऑफ विकेट्स क्या है। डोंट टेल मी कि मैं इसे दोबारा से ड्रॉ करूँ, यू कैन डू। नंबर ऑफ विकेट्स लिख दिया, डिस्टिंक्ट नंबर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, रिपीटेड नंबर नहीं, डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब 8 एक ही बार है, 6 2 बार हो रहा है, बट हमने एक टाइम देखा, 1 टाइम ओनली। फिर नंबर ऑफ मैचेस, तो ये 1 था, ये यहाँ पे 2 बार आया है, ये यहाँ पे एक ही बार आया था, 3 टाइम्स आया था, तो हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा टेबुलर डेटा भी फॉर्म हो चुका है, ठीक है। कितना सिंपल है टैबुलर डेटा को फॉर्म करना, रॉ डेटा को अरेंज करना। सो हियर वी आर डन विद द टैबुलर डेटा, ठीक है। टेलीमार्क समझ में आ गया, रॉ डेटा समझ में आ गया, डेटा क्या होता है ये भी समझ आ गया। अब बच्चों एक और तरीका है हमारे डेटा को शो करने का, एंड उस तरीके को हम बोलते हैं बार ग्राफ। मतलब हम ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हैं, एंड ग्राफ्स आर बेसिकली मोर कन्वीनियंट, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। यस, ग्राफ से कंपैरिजन करना हो, अगर हमें किसी दो डेटा का कंपैरिजन करना हो तो और भी अच्छा है, हमें उस टाइम पे ग्राफ्स का ही यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इस ग्रेड में, ग्रेड 5 एंड 6 में हमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है। देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ द ग्राफ जो आप पढ़ोगे। डेटा को शो करने के, रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बार ग्राफ यूज होता है, लाइन ग्राफ यूज होता है, हिस्टोग्राम यूज होता है, वी कैन ऑल्सो यूज पाई चार्ट, पाई चार्ट का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं डेटा को शो करने के, ग्राफ्स में शो करें, चार्ट्स में शो करें, टैबुलर डेटा बना के शो करें। देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। अभी बार ग्राफ क्या होता है तो ये देखते हैं। इस तरीके से आप ना, इस तरीके से कुछ बार्स बनाते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। अब कैसे बनाएंगे, क्यों बनाते हैं, सब बताएंगे, ठीक है। ऐसे बनाते हो आप बार्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप एक डेटा में इस तरीके से बार बना रहे हो तो उनके जो विड्थ हैं दैट शुड बी यूनिफॉर्म, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैंने ऐसा बनाया और दूसरा मैंने ऐसा बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तब आपका जो डेटा, जो आपका ग्राफ है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर एक इस तरीके से बना है तो दूसरा भी सेम विड्थ का आप बनाओगे। हाइट डिफरेंट हो सकती है, हाइट डिफरेंट हो सकती है, विड्थ हमारा सेम होना चाहिए। हाइट क्यों डिफरेंट हो सकती है? फ्रीक्वेंसी के कारण डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज अलग अलग चीजों को हम शो करेंगे, राइट। तो उसके कारण हाइट कैन डिफर, बट द विड्थ शुड बी सेम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने तो आपको ऐसे बोला कि इस तरीके से बार बनाते हैं, राइट, मैंने इस तरीके का बार बनाया, बट यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना हुआ है बार्स। सो बोथ आर फाइन, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, एंड समटाइम्स दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि हमें किस तरीके से हमारे ग्राफ को शो करना है, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में शो करना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करना है, कैसे शो करना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि बार ग्राफ बनाते कैसे। लेट्स लर्न कि कैसे बनाते हैं बार ग्राफ। अभी सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग इज, जब आप बार ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ पेपर में अपने डेटा को शो कर रहे हो, तो वहां पे एक छोटा सा टाइटल तो लिखोगे ना, ठीक है। टीचर को पता तो होना चाहिए, ग्राफ देखने वाले को पता तो होना चाहिए कि ये ग्राफ आपने किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है। आपने हाइट शो करने के लिए बनाया है, या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कलर शो करने के लिए बनाया है, या फिर ग्राफ आपने इसलिए बनाया है सो द पीपल कैन एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट क्लास में कितने लोगों को कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद है। क्योंकि किसी भी चीज में ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी चीज में डेटा बना सकते हैं। तो हम डेटा क्यों बना रहे हैं, किस लिए हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था,
ठीक है, वो तो पता होना चाहिए हमें। तो वहां पे हमें छोटा सा टाइटल लिखना है, पूरा क्वेश्चन ग्राफ पेपर में नहीं लिखेंगे, छोटा सा टाइटल लिखेंगे। ठीक है, आगे ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस। अभी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आपको बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जिसे बच्चों हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस होती है। अब ग्राफ, बार ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो एक्सिस बना लिया है। आगे की ग्रेड्स में, इन हायर ग्रेड्स यू विल ऑल्सो लर्न कि यहाँ पे भी हम नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे भी हम नंबर्स लिखते हैं, बट अभी ग्रेड 5 एंड 6 में आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको केवल इतना ही पता होना चाहिए जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इनके नेगेटिव्स भी होते हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। नाउ लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड राइट द नेम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस को आप क्यों यूज कर रहे हो, क्या शो करने के लिए? एक्स एक्सिस को आप ये शो करने के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल इस ग्राफ से ले लेते हैं कि स्कूल में कुछ कुछ चीजें कोई एनजीओ सप्लाई कर रही है। ठीक है, कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल में बच्चों के लिए पेंसिल, स्केल, पेन, शार्पनर एंड इरेजर ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, अभी यहां पे देखना, हमने इसे एक्स एक्सिस में लिखा है। ठीक है, हमने मेंशन किया है कि कितनी पेंसिल सप्लाई हुई, कितनी स्केल सप्लाई हुई, कितने पेन सप्लाई हुए, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने नंबर्स लिखा है, नंबर्स ऑफ द सप्लाईज और नंबर्स ऑफ द थिंग्स। और टाइटल हमारा क्या है? स्कूल सप्लाई स्टूडेंट्स यूज। ठीक है, आप यहाँ पे एंड टाइप्स ऑफ द स्कूल सप्लाईज, सप्लाईज, राइट, कि कितनी चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें पता तो हो कि एक्स एक्सिस में हम क्या शो करेंगे, वाई एक्सिस में क्या शो करेंगे। तो ये तो इस ग्राफ का एग्जांपल हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने क्लास में एक सर्वे बैठाया और हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कितने लोगों को ब्लैक करंट आइसक्रीम फ्लेवर खाना पसंद है, कितने लोगों को वनीला पसंद है, कितने लोगों को चॉकलेट पसंद है। अभी ये जो हमने आइसक्रीम सोचा है ना, फ्लेवर्स वनीला, ब्लैक करंट, चॉकलेट, ये हम एक्स एक्सिस में अगर लिख दें, ठीक है, तो वो हमारा हो गया नेम्स ऑन द एक्स एक्सिस, और वी कैन से द नेम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं। सिमिलरली हमें वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना होगा, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे ये भी फाइनलाइज करना होगा। मतलब वाई एक्सिस पे हम फ्लेवर्स दिखाएंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएंगे। अभी क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम फ्लेवर शो कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, यहां पे लिख दिया है वनीला, ठीक है, यहां पे लिख दिया है ब्लैक करंट, यहां पे लिख दिया है चॉकलेट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कि मैं एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रही हूं, मेंशन कर दिया मैंने। अब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लूंगी, तो अब मैं वाई एक्सिस को लूंगी, बट वाई एक्सिस पे अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करना है कि कितने लोगों को क्या पसंद है, तो मुझे बच्चों स्केल भी डिसाइड करना पड़ेगा। अभी के लिए हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करेंगे, ये तो डिसाइडेड है, बट उससे पहले हमें स्केल भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 40 ऐसे बनाएंगे तो ग्राफ कितना बड़ा होगा, सोचो कितना बड़ा हो जाएगा ग्राफ। बट इफ वी कैन डू वन थिंग, अगर हम ऐसा सोच ले कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा सोच ले कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो हमारा ग्राफ भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। एक ग्राफ पेपर में हम ग्राफ को बना भी लेंगे, राइट, और हमारे सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे शो भी कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर तो हमने ओरिजिन लिखा विच इज 0 से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज आवर 1 यूनिट, ये 5 स्टूडेंट हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 15,
ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। 20 इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इफ वी वांट हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, बट ये स्केल भी हम डिसाइड करते हैं क्वेश्चन को देख के कि किस तरीके का क्वेश्चन है, कैसा डेटा हमें बार ग्राफ में शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते कि वनीला 5 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लाइन बनाया और इस तरीके से ग्राफ, बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब आप इसे शेड भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना ब्यूटिफाई करना चाहते हो। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ब्लैक करंट केवल 14 स्टूडेंट्स को पसंद है, बट हमने तो 15 लिखा है, बट पसंद है केवल 14 स्टूडेंट्स को। तो बच्चों 10 और 15 के बीच यहाँ पे 4 नंबर्स तो होंगे ही, राइट। तो हम 15 के आसपास यहाँ पे ब्लैक करंट के लिए बार ग्राफ बना देंगे। ठीक है, फिर हम मान लेते कि चॉकलेट केवल चॉकलेट 20 लोगों को पसंद है, तो 20 के पास जाएंगे, ऐसे मार्क बनाया, मैच किया और यहाँ पे बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिया है। ठीक है, हमारा बार ग्राफ यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इट्स अ वेरी रफ बार ग्राफ, अभी केवल आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। तो हमने स्केल डिसाइड किया, ठीक है, फिर हमने मैच किया उसे और हमें ऐसे बार ग्राफ्स बना देने। यहाँ पे हमारा बार ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो पहले आप टाइटल बना लो, टाइटल लिखो अपने ग्राफ के ऊपर। आप वहां पे स्केल भी डिसाइड करो कि 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आप ले रहे हो, अगर स्टूडेंट्स पे डेटा है तो। ठीक है, जब सारी चीजें आपने फाइनलाइज कर ली, ये सारे स्टेप को जब आपने फॉलो कर लिया, तो लास्टली अपना बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर दो। कितना सिंपल है, राइट। हम इसी सेम बार ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हम अपने बार ग्राफ को बना सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। सो हियर वी गो, हियर वी हैव वन क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है फॉर अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन द वेरियस आइटम्स। ठीक है, तो इमरान 1 मंथ में अपनी फैमिली के ऊपर या खुद के ऊपर भी इंक्लूडिंग हिम कितने पैसों को खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर उसका क्या है, ये यहाँ पे गिवन है। अभी देखो, हाउस रेंट के लिए ही इज गिविंग 3000 रुपीज ही इज गिविंग एज अ हाउस रेंट, बहुत ही कम है। फूड के लिए ही इज गिविंग 3400, एजुकेशन के लिए 800, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 400, ट्रांसपोर्ट के लिए 600 एंड मिसलेनियस। अब बाद में मान लो कि घर में चीनी कम हो गया है, चाय कम हो गई है, तो उसने मिसलेनियस खर्चा रख लिया है 1200। किसी को पेंसिल की जरूरत है, किसी बच्चे को शार्पनर की जरूरत है, स्कूल में कोई प्रोग्राम है जिसके लिए हमें रजिस्टर करना है खुद को, तो वो सब कुछ हमने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में रख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें बच्चों इसके लिए तो बार ग्राफ बनाना है। वी हैव टू मेक द बार ग्राफ फॉर दिस एंड आई एम श्योर दैट आपने इस तरीके का बार ग्राफ अपने आपने देखा होगा, राइट। यू ऑल आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ बार ग्राफ। नहीं है, अगर नहीं है तो आप मार्केट में जाके बोलना, ठीक है, कि आई नीड अ ग्राफ पेपर, वो आपको कुछ ऐसी दिखने वाली ग्राफ पेपर ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, हाउस रेंट 3000 है, 3400 है, इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम भाई कैसे दिखाएं, कैसे शो करेंगे इतने बड़े बड़े नंबर्स को। तो सबसे पहले तो मैम अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि आप पहले एक्सिस बना लो, उसके बाद नंबर्स के बारे में सोचना। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया। ओके, नाउ फिर उसके बाद हम वाई एक्सिस भी बना लेंगे। ये हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइटल देखने हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा टाइटल देखना है। अभी देखो, ये डेटा हमारा ऑलरेडी टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें टाइटल मेंशन है आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में आइटम्स को रख सकते हैं, ठीक है, या अपने एक्सपेंडिचर को रख सकते हैं कि कौन कौन चीजों पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे अमाउंट शो कर सकते हैं, मनी को शो कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे y एक्सिस का हमारा टाइटल क्या होगा, y एक्सिस का टाइटल हमारा होगा अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, यहां पे हमारा टाइटल क्या हो सकता है, अगर आप चाहो तो आइटम्स लिख दो, या अगर आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट थिंग्स, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं स्केल पे। तो मैंने यहां पे आपको क्या बोला है कि हमें स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना ले रहे हैं, राइट? क्योंकि 3000 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बाप रे बहुत ही ऊपर जाएगा, ये पूरा बोर्ड भी कवर नहीं हो पाएगा, 0 1 2 3 4 बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकते, कैन वी डिसाइड लाइक 1 यूनिट, ठीक है, ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू ₹500, 500 की इक्वल रख ले। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसे हम 1 यूनिट बोल रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कंसीडर कर ले दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज? एंड अगर हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 500। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500, और ऐसे ऐसे हमें बढ़ते रहना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2000, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2500, यहाँ पे आगे बढ़ा हमने लिख दिया है 3000, और इससे आगे बढ़े तो हमने लिख दिया है 3500। एंड एज आई एम श्योर दैट जो एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर हमारा किस पे हो रहा था, फूड पे हो रहा था, 3400 का। अब इसके आगे जाने की कोई नीड नहीं है, 3500 तक हमने शो कर दिया है। अब यहाँ पे पहली चीज क्या है कि सबसे पहले तो हमें हाउस रेंट शो करना है। ठीक है, तो हाउस रेंट हमारा 3000 है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 3000 आपका यहाँ पे है, राइट, दिस इज 3000। तो इन दोनों को ऐसे मैच करो, ठीक है, इतना विद लो और इसे बना दो। ठीक है, ये हो गया आपका हाउस रेंट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द हाउस रेंट। इफ यू वांट आप इसे कलर कर सकते हो या इसी के अंदर लिख सकते हो हाउस रेंट, यहां पे भी हाउस रेंट लिख सकते हो, बट द मोर डिफाइंड वे इज, ज्यादा डिफाइंड वे यही है कि आप वाई एक्सिस पे, यहां पे सॉरी एक्स एक्सिस पे लिख दो कि ये वाला जो बार है दैट इज शोइंग हाउस रेंट। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर। आई एम नॉट यूजिंग एनी स्केल, बट आपको स्केल का यूज करना है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं। सेकंड वन इज द फूड विच इज 3400। हमने यहां तक शो किया है 3500। इसके नीचे वाला जो लाइन है इसे मैं ले लेती हूँ फूड के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। एंड फॉर दिस, ये वाला जो मेरा बार है दैट इज शोइंग फूड, वो फूड के एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है कि फूड पे हमने कितना खर्च किया। देन एजुकेशन विच इज फॉर 800। तो अभी देखो ये 500 और 1000 है, तो एजुकेशन इन दोनों के बीच आना चाहिए, बिल्कुल बीच में तो नहीं आएगा बट इन दोनों के बीच आएगा। 500 और 1000 है तो यहाँ पे 900 होगा, यहाँ पे मान लेते 800 होगा। तो फूड हमारा, नॉट फूड सॉरी, एजुकेशन हमारा यहां पे आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया है एजुकेशन। और बच्चों इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी हमारा 400, इलेक्ट्रिसिटी पे वी आर गिविंग 400। ठीक है, तो चलो 500 यहां पे है, तो इसके नीचे एक लाइन नीचे आएंगे तो वो 400 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम शो कर देते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। एंड देन आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, 600 हम दे रहे ट्रांसपोर्ट पे, तो यहां पे हम आ जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसपोर्ट वन। ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, आप ऐसे ओवर राइटिंग नहीं करोगे ग्राफ में बिकॉज यू विल हैव द स्केल। एंड मिसलेनियस इज आवर 1200। तो आई एम एक्सटेंडिंग द एक्स एक्सिस, मुझे एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि स्टिल वी हैव टू शो वन मोर थिंग, राइट। हमें अभी एक और चीज शो करनी है, वो है मिसलेनियस विच इज 1200। तो ये 1000 है, इससे 2 ऊपर चले जाओ आप। ठीक है, और यहां पे आप शो कर दोगे अपना
सॉरी इमरान का मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शॉर्टकट में हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इफ यू वांट आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वर्ड्स काफी बड़े हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस। जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, बिल्कुल पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखें। वी कैन जस्ट राइट इन शॉर्टकट, हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने आइटम शो कर दिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने अमाउंट ऑफ रुपीज शो कर दिया है, ठीक है। या डिफरेंट थिंग्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, ये भी हमारा टाइटल एक्स एक्सिस पे हो सकता है, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे ये भी लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट थिंग्स, किस पे हम क्या खर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहां पे हम ये भी टाइटल लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट थिंग्स। कहां पे हमने कितना खर्च किया उसे हमने, वो डिफरेंट थिंग्स हमने एक्स एक्सिस पे शो किए एंड अमाउंट को हमने वाई एक्सिस पे शो किया है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा जो बार ग्राफ है वो दिखेगा। अगर मैं आपको और डिफाइंड वे में दिखाऊं तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल है, ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। बट आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको बार ग्राफ पेपर में बनाना होगा। सो यू नीड टू बी मोर प्रिसाइज विद द स्केल, आपको स्केल के साथ ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, ठीक है। स्केल मतलब कि आप कितने यूनिट पे कितना यूज कर रहे हो। कुछ लोग चाहें तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 200 रुपीज भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ग्राफ आपका बढ़ा जाएगा, ठीक है। बट आप 1 यूनिट इक्वल टू 200 रुपीज भी ले सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक 100 रुपीज, बट स्टिल फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500, 200 ले लिया, 1000 ले लेंगे। अभी देखो, अगर हम 1000 ले तो कोई बुरी बात नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे नंबर हैं हमारे, जैसे 400, 600, ठीक है, 800, राइट, वो बीच में आ रहे हैं। तो अगर हम उसे लेंगे तो शो करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए स्केल डिसाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप स्केल डिसाइड करो। आप चेक करो कि आप पहले आप ये एनालाइज करो, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट एनालाइज योर डेटा, कि डेटा को आप कैसे शो करोगे, क्या स्केल लोगे, नंबर्स को देखो, ठीक है। एंड देन अपने माइंड में ही ग्राफ को फॉर्म करो, ठीक है, कि वाई एक्सिस पे आपको कितनी स्केल लेना है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना, बिकॉज अगर एग्जाम में आप मल्टीपल टाइम्स ग्राफ पेपर में इरेज करोगे तब तो फिर आपका ग्राफ अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। ग्राफ शुड लुक नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो पहले अपने माइंड में ही एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना, डिसाइड कर लेना कि आप वाई एक्सिस पे कितने स्केल्स पे शो करोगे, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो वो था एक ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन, जहां पे हमें ग्राफ बनाना था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ग्राफ गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ गिवन है, नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, जैसे कि टैबुलर डेटा के फॉर्म में हो रहा था। तो चलो इसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. Details of the sapling they planted are as follows. अभी डिटेल्स हम देखते हैं, देन वी कैन आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिटेल्स है, मंडे यहाँ पे है, ट्यूसडे एग्जैक्टली हियर, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इवन स्कूल इज ओपन ऑन संडे, राइट। इट्स अ गुड थिंग। हमें प्लांट्स बहुत ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री एंड प्लांट्स लगाने चाहिए, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। डेज, अभी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस का टाइटल क्या है, डेज, हम डेज शो कर रहे हैं। वाई एक्सिस का टाइटल क्या है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड, ठीक है। ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे स्केल मेंशन नहीं है, बट अगर हम बनाएंगे तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने ये कर दिया, अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेंसडे और थर्सडे को कितने, मतलब हमें टोटल बताना है। तो ग्राफ को देख लेते हैं कि वेंसडे और थर्सडे को कितने कितने हमने सैपलिंग्स प्लांट किए। तो वेंसडे को एज आई कैन सी, इसे मैच करो, ये 30 के पास आ रहा है, ठीक है। तो वेंसडे को है 30 सैपलिंग्स। थर्सडे पे आते हैं,
ठीक है, इट्स कमिंग अराउंड 40। अभी देखो नंबर्स आर हियर एंड देयर, बट दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, 60, 70। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्सडे है वो 40 हो गया। अब दोनों में अगर हमें टुगेदर बताना है तो 30 प्लस 40 इट इज गोइंग टू बी 70 सैपलिंग्स। नाउ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज्यादा सैपलिंग्स किस दिन हमने प्लांट किया? वीकेंड था, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आ गए, तो ज्यादा सैपलिंग्स हमने किया है वीकेंड को, सैटरडे को। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा सैटरडे को था, राइट। और सबसे कम किस दिन था? सबसे कम, द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, सबसे कम किस दिन हमने प्लांट किया है? तो ग्राफ को देखो, कहां पे सबसे कम, अपने ग्राफ के हाइट को देखो, देन यू विल गेट टू नो। सबसे कम हाइट तो वेंसडे का है, सबका हाइट ज्यादा है, वेंसडे का हाइट सबसे कम है, राइट। वेंसडे को जो हमने ग्राफ बनाया है, तो वी विल से द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन वेंसडे। वेंसडे को सबसे कम सैपलिंग्स प्लांट किए गए, राइट। तो 70 सैटरडे एंड वेंसडे। हो सकता है कि आपका ये भी क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स वी हैव प्लांटेड ऑन द वीक, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ग्राफ के हाइट को देखना, जो हाइट आ रहा है दैट इज द एग्जैक्ट नंबर, उन सब को ऐड कर देना, देन यू विल गेट टू नो कि टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स क्या थे। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कंपैरिजन करना हो, जितने सैपलिंग्स हमने मंडे को प्लांट किया, जितने सैपलिंग्स हमने सैटरडे को प्लांट किए, हमें ये फाइंड करना हो किस दिन ज्यादा किया और कितना ज्यादा किया, बाय हाउ मच, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस ग्राफ में डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि हमें ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, राइट। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो किस बार का हाइट कितना है, एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसे भी आइडेंटिफाई करना। तो हमने क्या क्या सीखा है आज की इस वीडियो में? टैबुलर डेटा, टेली मार्क्स, बार ग्राफ्स क्या होता है एंड बार ग्राफ्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में सीखा है। अब व्हाई द बार ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था मैम, हमने ग्रेड 4 में पिक्टोग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, वो तो इतनी अच्छी चीज थी, ये बार ग्राफ्स कहाँ से आ गया, ये टेंशन कहाँ से आ गया कि स्केल वगैरह शो करना है? ऑल्दो पिक्टोग्राफ्स में भी डिसाइड करना पड़ता था स्केल, राइट, बट ग्राफ पेपर्स देख के आई नो बच्चों को डर लग जाता है, क्योंकि मुझे भी लगता था बचपन में डर, ठीक है। बट बच्चों, बार ग्राफ की अपनी एडवांटेज है। बार ग्राफ किसी भी लार्ज सेट ऑफ डेटा को, अगर डेटा बहुत बड़ा है, सी दीज डेटा वर वेरी स्मॉल डेटास थे, ठीक है, बट बार ग्राफ किसी भी लार्ज डेटा को बहुत ही समराइज वे में शो कर देता है। आपने देखा वो हाउस रेंट वाला, 3400 रुपीज तक भी हम पे कर रहे थे, ठीक है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के पॉपुलेशन को दिखाना चाहते हैं, दो सिटीज के पॉपुलेशन का कंपैरिजन करना चाहते हैं, वहां पे भी हम बार ग्राफ को यूज कर सकते हैं। तो बार ग्राफ लार्ज सेट ऑफ डेटा को काफी समराइज वे में शो करता है, ठीक है। Now, it display each category of data in the frequency distribution. Frequency भी काफी clearly हमें दिखती है। मतलब अगर मैं in short ये कहूँ तो बार डेटा से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना is very very convenient than tabular data, और we can say pictograph, ठीक है। इसी वजह से हमारे सिलेबस में अब बार ग्राफ भी आ चुका है। अब आप अगर आप हायर ग्रेड्स में जाओगे तो आप पाई चार्ट के बारे में, लाइन ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। सो हियर वी आर डन। हर एक चीज की अपनी एडवांटेज होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बार ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख जाओ, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि इसकी भी इंपॉर्टेंस है, द ऑल्सो वन थिंग इज कि आपको अब ये बार ग्राफ ग्रेड 10 तक पढ़ना है, ठीक है। तो बार ग्राफ आपको डिजाइन करना, बनाना अच्छे से आना चाहिए। नाउ डू लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आई नो क्वेश्चन जो बार ग्राफ को देखकर आंसर करना है वो तो आप सभी को अच्छे से आता है, बट बार ग्राफ बनाने में बहुत स्ट्रगल करते हो। सो टेक द रूलर, टेक योर पेंसिल, स्केल और कुछ ग्राफ पेपर्स ले लो, ठीक है, और उनमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बार ग्राफ्स के। एंड ट्रस्ट मी, 3 क्वेश्चन इज मैक्सिमम, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम है। तीसरे क्वेश्चन तक आपको बार ग्राफ से डर लगना बंद हो जाएगा। Okay, so this is all about today's video. We are done here. Now बच्चों,
आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो एंड आई होप आप सभी के पूरे रिवीजन हो चुके हैं। ग्रेड 5 एंड 6 के हमने सारे वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने टॉप लाइक प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को इस वीडियो सीरीज में कवर किया था फॉर ग्रेड 5 एंड 6। आई होप अच्छा रिवीजन हुआ होगा। नाउ अब आपको केवल प्रैक्टिस करना है, सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बट हियर इज अ थिंग, प्रैक्टिस तो बहुत ही करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, बट हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। हमारे एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नियर है, बहुत ही ज़्यादा पास है, तो हम क्या करेंगे, हम यूनिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर का पेरीमीटर डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट साइड्स दिए होंगे। इस एक ही चीज़ को बार बार क्यों प्रैक्टिस करें? तो हमने उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर दूसरा यूनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। सो प्रैक्टिस ओनली यूनिक क्वेश्चन बिकॉज दैट विल सेव योर टाइम, और जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।